Hello everyone, today in this video we will discuss one topic of our year syllabus, that is understanding globalization. The topic is BRICS. We will see about this institution, BRICS nation. And this is under the unit number 2 and this is the topic number 3 of unit 2. So in the last video we have discussed about WTO, that is World Trade Organization, and we have discussed one provision of this WTO was फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ये नहीं होता जब दो देश हैं, एक देश का सामान जब दूसरे देश के अंदर जाएगा तब उनके बीच में कोई भी टैक्स जो है वो बिल्कुल फ्री होगा. नहीं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में फ्री का मतलब क्या है कि जो भी अमाउंट होगा उस इम्पोर्ट ड्यूटी का या फिर एक्सपोर्ट ड्यूटी का, दैट विल बी मिनिमल एज कम्पेयर टू द नॉन मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुपिंग. जैसे कि एग्जांपल TPP, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप. यहाँ पे कौन से देश आएंगे? जो भी पैसिफिक ओशन को टचिंग कंट्रीज़ हैं, लाइक कनाडा हो गया, रशिया, अमेरिका हो गया, जापान हो गया, तो वो देश हैं. यदि जापान का सामान यदि अमेरिका जाएगा तो जो मिनिमल कॉस्ट लगेगी एज़ कम्पेयर टू द वही सामान यदि चाइना से आता है तो. ठीक है, ये तो हो गया TPP वाला. इन द सिमिलर लाइन देयर इज वन मोर टॉपिक RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप. अब ये क्या है? इसके अंदर टोटल 15 देश हैं. 15 देश में 10 देश तो एशियान के हैं और 5 देश आपके नॉन एशियन मेंबर्स. मतलब ये 5 देश में से 3 तो ऊपर हो गया आपके, ये चाइना, साउथ कोरिया और जापान, और 2 नीचे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड. तो टोटल 15 देश हो गए ये. अब एशियन में कौन कौन से देश हैं? एशियन में आपको ये देखो, यहाँ पे अपना इंडिया खत्म होता है, तो इंडिया से जस्ट टचिंग म्यांमार, थाईलैंड, ये लाओस, ये वियतनाम, ये कंबोडिया, यहाँ पर ये सिंगापुर है, ये मलेशिया है, ये ब्रूनई है, और ये आपका सारा इंडोनेशिया और ये फिलीपाइंस. टोटल 10 देश हो गए. 5 ये हो गए, 3 ये 10, 3 5 3 8 और 2 10. और जो इनका हेडक्वार्टर है इनका एशियन नेशन का, वो जकार्ता के अंदर है यहाँ पर. ठीक है, ये और ये इनका जावा आइलैंड, ये जावा आइलैंड है, ये सुमात्रा आइलैंड और ये बाली आइलैंड है. तो ये 3 इनके आइलैंड्स हैं, आपको पता होने चाहिए. ठीक है, और ये इसका हेडक्वार्टर है, इसकी फ़ोटो है. तो RCEP क्या है? RCEP एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है कि भाई जब चाइना का सामान जापान में जाएगा तो जो भी अमाउंट होगा, टैक्स होगा, जो ड्यूटी लगेगी, टैरिफ होगा, वो बहुत ही कम से कम होगा. लेकिन इंडिया इस संस्था से बाहर आ गया, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये. क्यों इंडिया बाहर आ गया है? इंडिया ने ये बोला है कि मैं इसके अंदर आऊँगा तो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ टैक्स मैं इम्पोज कर पाऊँगा चाइना के खिलाफ, उससे मेरे को लॉस हो जाएगा. क्यों लॉस हो जाएगा? कि जितना भी सामान चाइना मैन्युफैक्चर करेगा, सारा का सारा वो इंडिया में डंप कर देगा. और जो इंडिया के लोकल मैन्युफैक्चरर हैं उनका सामान कोई खरीदेगा ही नहीं. क्यों नहीं खरीदेगा? क्योंकि जो इंडिया का जो सामान है वो ज़्यादा थोड़ा एक्सपेंसिव बनेगा और वहाँ पे वो जो चाइना है वो उनका सामान सस्ता हो जाएगा. तो सभी लोग बाय डिफ़ॉल्ट चाइनीज़ प्रोडक्ट को कितना पसंद करेंगे क्योंकि सस्ते होंगे. तो इसीलिए इंडिया के जो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं उनका जो धंधा है वो ठप हो जाएगा. तो इंडिया ने ये बोला कि मैं इसके अंदर नहीं आ रहा हूँ, लेकिन मैं आऊँगा, लेकिन थोड़े टाइम के बाद. ठीक है, और इंडिया अभी क्या सोच रहा है? इंडिया इज़ प्लानिंग टू क्रिएट इट्स ओन इंफ्रास्ट्रक्चर, कि मैं अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिट्स है मेरी उसको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग कर लूँ मैं, तभी मैं इसके अंदर एंट्री मार पाऊँ. ठीक है, अब मैंने आपको ये बता दिया और ये बता दिया. अब देखो सार्क का मतलब क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन. मतलब जो ये साउथ एशिया का जो रीजन है इसके अंदर आप उसमें रीजनल कोऑपरेशन करेंगे रिगार्डिंग डिफेंस, रिगार्डिंग सिक्योरिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लाइक दैट. अब कौन कौन से देश इसके अंदर आते हैं? इसकी शॉर्टकट है MBBS, पेन. MBBS इंजेक्शन लगाता है तो उससे होता है पेन. तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान. अब बस बात बचती है M के सबके दिमाग में जाएगा कि म्यांमार इंडिया का पड़ोसी है, लेकिन ये नहीं है. ये इसके अंदर ये म्यांमार नहीं है, मालदीव इसके अंदर आएगा. ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बच्चे फंसते हैं. और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यहाँ पर, नेपाल की कैपिटल काठमांडू में. उनकी फर्स्ट मीटिंग जो भी इन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस किया, ये ढाका के अंदर डिस्कस किया था 1985 के अंदर. अब हम पढ़ते हैं ब्रिक्स नेशन. ब्रिक्स नेशन में टोटल 5 देश हैं. 2 तो हो गया हमारे ये साउथ अमेरिका का, ये ब्राज़ील, अफ्रीका का ये साउथ अफ्रीका, और ये हो गया हमारा रशिया, चाइना, इंडिया. तो 3 देश ये हो गए और 2 देश ये हो, टोटल हो गए हमारे 5. और जो इनका समिट होता है वो इस वे में होता है, पहले ब्राज़ील में होगा, फिर रशिया में, फिर इंडिया में, फिर चाइना में, फिर अफ्रीका में. 2021 का समिट हुआ था, 13th समिट इन इंडिया. अब नेक्स्ट इस साल वाला 2022 वाला वो होगा चाइना में. तो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया ने लास्ट ईयर इसको होस्ट किया था. ठीक है, अभी दोबारा से वो देख लो कि भाई ये दिस इज़ द लोकेशन ऑफ दिस.
नेक्स्ट इज कि भाई 5 देश इसके अंदर शामिल है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, और ये एनुअली हेल्ड होता है, हर साल होती है इनकी मीटिंग। अब ये 2006 की बात है। जो फॉरेन मिनिस्टर हैं भारत के, ब्राज़ील के, रशिया के, चाइना के, ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA उसकी मीटिंग में 2006 में गए हुए थे, यूनाइटेड नेशन न्यूयॉर्क। वहाँ पे इन्होंने डिस्कस किया कि हम भी एक ऐसी संस्था बनाएंगे जो 4 देश हैं मिलके, कि हम अपनी जो डिपेंडेंसी है डॉलर के ऊपर उसको ख़त्म करेंगे और अपनी लोकल करेंसी को बढ़ावा देंगे। तो बोलते हैं चलो ठीक है, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी करते हैं। अब बात वही होगी 2008 के अंदर इन्होंने जस्ट 2006 में सोचा था, 2008 में आ गया फाइनेंशियल क्राइसिस अमेरिका के अंदर, तो पूरा वर्ल्ड चपेट में आ गया था उसके। तो उन्होंने बोला कि हम डॉलर की डिपेंडेंसी को ख़त्म करके अपनी लोकल करेंसीज को बढ़ावा देंगे। इसके लिए हम एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, ब्रिक्स, और इसके लिए हम हर साल एनुअली मीटिंग करेंगे। तो पहली मीटिंग कहाँ हुई इनकी? रशिया में। कब हुई? 2009 में। तो यहाँ से एक MCQ क्वेश्चन बन गया कि पहली मीटिंग कहाँ हुई और कब हुई? रशिया में हुई, 2009 में हुई। ठीक है। इसके बाद 2010 में, नेक्स्ट ईयर ही, इन्होंने अफ्रीका को, जिसे नाम बताया ना BRICS, अफ्रीका को 2010 में इन्होंने इन्विटेशन भेजा, न्योता भेजा कि भाई आ जाओ, तू भी हमारे साथ चल, तेरे को भी हम तेरी नैया भी हम पार लगा देंगे। तो अफ्रीका ने बोलता है चलो ठीक है, अगले साल से मैं आता हूँ। जब 2011 की जो मीटिंग हुई थी चाइना में, वहाँ से तो तब के बाद से चाइना जो अफ्रीका है वो यहाँ पे आने लग गया। अफ्रीका इज ए पार्ट ऑफ दिस। अब की इनिशिएटिव क्या है? जब इनका छठा समिट हुआ था, ये तो थर्ड समिट था 2011 में, थर्ड हो गया 11 में, फोर्थ हो गया 12 में, और फिफ्थ हो गया 13 में, और सिक्स्थ हो गया 14 में। तो जो छठा समिट हुआ था 2014 में, उसमें उन्होंने एक नई संस्था का एक डिक्लेरेशन दिया ब्राज़ील के अंदर, जिसको बोलते हैं फोर्टलेजर डिक्लेरेशन। इन्होंने एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया, नई संस्था बनाई अपनी ही इस ब्रिक्स के अंदर, NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक। क्योंकि इसका मेन पर्पज़ क्या था? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करना, मतलब इन डिपेंडेंसी ऑन डॉलर को ख़त्म करना। तो इन्होंने NDB, एक नेशनल डेवलपमेंट न्यू डेवलपमेंट बैंक का गठन किया 2014 की फोर्टलेजर डिक्लेरेशन के, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ दिया इन्होंने? शंघाई, चाइना के अंदर। ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अब स्ट्रक्चर क्या है? सिंपल सा चीज़ है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म में नहीं है जैसे हमारा WTO होता है। WTO का स्ट्रक्चर क्या था कि 2 तरह की मीटिंग होती है इसमें, एक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है और एक जनरल काउंसिल होती है। जो मिनिस्टर डिस्कस करते हैं, जनरल काउंसिल उसी चीज़ को डिस्कस करती है, उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करती है, डिस्कस नहीं करती है, इम्प्लीमेंट करती है। ये डिस्कशन करेंगे, ये इम्प्लीमेंट करेंगे जनरल काउंसिल वाले। तो ये इट्स ए ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये एनुअली मीट करते हैं। मीट कौन करता है? जो भी राष्ट्राध्यक्ष होंगे इनके, कि रशिया के प्रेसिडेंट, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आपस में जाएंगे, मिलेंगे, जिस भी टॉपिक के ऊपर बात करनी है दे विल टॉक। ठीक है। ऐसा कोई इनका सेक्रेटरी नहीं है कि हम इस ऑफिस में जाके बैठेंगे, जस्ट दे यूज टू डू द मीटिंग। और ऐसे एनुअली हर साल रोटेट होती रहती है इनकी मीटिंग। अब साइलेंट फीचर क्या है? जो भी 5 देश हैं, दीज आर द बिग 5 नेशन, क्योंकि वर्ल्ड की 42% ऑफ द पॉपुलेशन इनके पास है, 30% लैंड एरिया है, 24% GDP है, और 16% इंटरनेशनल ट्रेड को कंट्रोल करते हैं ये। ठीक है। कंट्रोल मतलब इतना हिस्सा इनका है, इतना पार्ट। अब जो ये बिग नॉर्थ और साउथ का मतलब क्या है? नॉर्थ मतलब जो नॉर्थ हेमिस्फीयर में, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो एंड मतलब नॉर्थ ऊपर, साउथ मतलब नीचे। तो नॉर्थ ऊपर हो गया, साउथ नीचे होगा। तो जो ऊपर वाले देश हैं मतलब अमीर देश हैं, ऊपर अमीर होते हैं, नीचे गरीब होते हैं। तो ये अमीर देश हैं, ये गरीब देश हैं। गरीब मतलब काइंड ऑफ डेवलपिंग नेशन लाइक। तो नॉर्थ का मतलब ये जो हमारी इक्वेटर है, इस इक्वेटर के जो ऊपर वाले जो लाइन है नॉर्थ वाले, इसका मतलब ये नहीं कि नॉर्थ वाले सारे अमीर देश हैं, सिर्फ ये अमीर देश हैं। बाकी जो भी ये अफ्रीका के देश ये गरीब हैं। इंडिया डेवलपिंग नेशन में आता, अमीरों में नहीं आता। तो जो हम इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आने के बावजूद भी ग्लोबल साउथ में आता है। क्यों? क्योंकि जो इंडिया है वो डेवलपिंग नेशन में है। ठीक है। तो ये जो भी अमीर देश और गरीब देश के बीच का ये, सॉरी गरीब मतलब जो बिल्कुल ही रवंडा टाइप के देश हैं, सोमाली टाइप के, उन दोनों के बीच में ये एक काइंड ऑफ गैप का तरह काम करता है ये ब्रिक्स नेशन। ये डेवलपिंग, ये ज़रा अमीर भी नहीं है, ज़रा गरीब भी नहीं है, ये एक ब्रिज की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट इज कॉमन ग्लोबल पर्सपेक्टिव। कॉमन ग्लोबल पर्सपेक्टिव मतलब जो ये देश हैं, अब जो मेन थीम था, जो भी ग्लोबल के जो भी कॉमन ऑब्जेक्टिव हैं, ये उनको फुलफिल करने का काम करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट कोऑपरेशन। डेवलपमेंट कोऑपरेशन के लिए उन्होंने एक नया बैंक बनाया, न्यू डेवलपमेंट बैंक, मैंने आपको बताया था। जेनेसिस क्या है? जो थोड़े पहले मैंने आपको बता दिया कि हाउ इट केम इनटू बीइंग। 2006 में 4 देश मिलके फॉरेन मिनिस्टर गए थे UNGA में। उन्होंने सोचा कि हम ऐसा करेंगे।
ठीक है। टाइमलाइन ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट मीटिंग 2009 में रशिया में हुई, 2010 में इन्होंने इनवाइट किया अफ्रीका को, और 2011 से थर्ड जो मीटिंग हुई थी तब के बाद से अफ्रीका आने लग गया इनकी मीटिंग में। तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? कोऑपरेशन इन दिस काइंड ऑफ डेवलपमेंट, सस्टेनेबल, इक्विटेबल, म्यूचुअल बेनिफिशियल। अब जो भी इनका कोऑपरेशन होगा कैसा होगा? वो डीपन होगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा गहरा होगा, ब्रोडन बहुत ही ज़्यादा वाइडर भी होगा, और इंटेंसिफाई होगा कोऑपरेशन रिगार्डिंग दीज मैनी फील्ड्स। और जो भी वर्ड इंपॉर्टेंट है मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, लाइक ग्रोथ, डेवलपमेंट, पॉवर्टी के ऊपर काम करेंगे। अब जो उसकी जो ये मेन पर्पज़ क्या था इस संस्था का? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर रिफॉर्म लेके आएगा, या फिर एक फाइनेंशियल डिपेंडेंसी ऑन डॉलर को कम करेगा। तो मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आया था ये। उसके अलावा अब ये पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक एंटिटी की तरह भी उभर के आ रहा है विद डाइवर्स ऑब्जेक्टिव। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव आगे देखेंगे हम इनको। अब एरिया ऑफ कोऑपरेशन, अब हम इससे क्या क्या चीज़ सीख सकते हैं, या क्या क्या कोऑपरेशन में किस किस फील्ड में कोऑपरेट करता है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन, पीपल टू पीपल एक्सचेंज, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन, कोऑपरेटिव कोऑपरेशन मैकेनिज्म। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज़ कोऑपरेशन मैकेनिज्म? अभी बताओ, यदि हमें इंडिया को चाइना से कोई रिलेशन बनाना है तो कैसे इनकी डेवलपमेंट होएगी? पहले हमारा एम्बेसडर चाइना के एम्बेसडर से मिलेगा कि भाई आप हमारे यहाँ पे आइए, अपनी रिसर्च वर्क करिए, आप हमारे देश में जाइए, इंडस्ट्रीज़ को रिसर्च करो कि कैसी इंडस्ट्री का वातावरण है, ये वो सब कुछ करो। तो सबसे पहले किसकी टॉक होती है? ट्रैक 1 लेवल 1 पे, एम्बेसडर लेवल पे। एम्बेसडर 2 इंस्टीट्यूशन की आपस में विजिट होती है कि भाई जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी एक इंस्टीट्यूशन है, दिल्ली यूनिवर्सिटी चाइना की बीजिंग यूनिवर्सिटी से मिलेगी, वहाँ पे आपस में कोलैबोरेशन करके कुछ ना कुछ ये नई उत्पत्ति करेंगे, डिस्कवरी करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पीपल टू पीपल कनेक्शन स्टार्ट होता है। तो दिस इज़ ए 3 लेवल मैकेनिज्म। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। कोऑपरेशन मैकेनिज्म में 3, फर्स्ट ट्रैक में डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, सेकंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का आपस में लिंकेज होगा, फिर पीपल टू पीपल एंगेजमेंट होएगी। थर्ड इज़ पॉलिटिकल सिक्योरिटी कोऑपरेशन। इसमें क्या होगा कि भाई जो भी हम भाई चाइना की कुछ पॉलिसीज़ हैं, इन्वायरमेंट की हमारी कुछ हैं, तो हम उनकी पॉलिसीज़ को शेयर करके कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। शेयरिंग पॉलिसी एडवाइस। नेक्स्ट इज एक्सचेंज ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ पॉलिटिकल आर्किटेक्चर, कि भाई पॉलिटिकल आर्किटेक्चर मतलब कि भाई आपका आर्किटेक्चर ऐसा पॉलिटिकल फॉर्म हमारी ऐसी हैं, हम इसके अंदर ऐसा चेंज कर सकते हैं, इस ऑफिस को हम ऐसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इसकी एफिशिएंसी ऐसे बढ़ा सकते हैं, लाइक दैट। क्योंकि साउथ अफ्रीका वाज द लेटर वन, तो ये ड्राइवर है BRICS, ये ड्राइवर है। ये कह रहा है कि चल तुम्हारे साथ चल, हम तेरे को भी अपने साथ लपेट के तेरी फॉरेन पॉलिसी को बढ़ा देंगे, थोड़ा बहुत के अंदर इंप्रूवमेंट कर देंगे। ये मैंने आपको बता दिया कोऑपरेटिव मैकेनिज्म। पीपल टू पीपल एक्सचेंज जब होगा कल्चर के थ्रू होगा, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, फिल्म, यूथ, दिस आर द एरिया जहाँ पे हम पीपल टू पीपल एक्सचेंज को बढ़ा सकते हैं। अब इससे क्या होगा? एक न्यू फ्रेंडशिप जाएगी, डीप होगी फ्रेंडशिप, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आएगी बिटवीन दीज नेशंस, स्पिरिट ऑफ ओपननेस आएगी, इंक्लूसिवनेस आएगी, डाइवर्सिटी आएगी, म्यूचुअल लर्निंग आएगी, कुछ ना कुछ सीखेंगे। एंड द इकोनॉमिक कोऑपरेशन में हम क्या क्या हो सकता है कि भाई इनोवेटिव कोऑपरेशन आएगी, इकोनॉमिक ट्रेड कोऑपरेशन आएगा, ठीक है। कंटीजेंट जो रिजर्व होगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक, उसको हम एक इस्टेब्लिश करेंगे ताकि एक जब भी हमारे पास कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है उसको हम कैटर कर पाएँ। अब इम्पैक्ट ऑफ ब्रिक्स ऑन ग्लोबल इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म, कि ग्लोबल इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म जो आ रहे हैं वो उसका ब्रिक्स के कारण क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ब्रिक्स एज ए संस्था उन रिफॉर्म को लेके आने में कितना सक्सेस हुआ है। तो उसका ये बिल्कुल ठीक है ये संस्था, कैसे कि जो 2008 के जो फाइनेंशियल क्राइसिस थे उसके बाद डॉलर की जो डोमिनेंट जो रोल था उसको डाउन करने में बहुत हेल्प की ब्रिक्स ने। कैसे कि भाई NDB एक न्यू डेवलपमेंट बैंक स्थापित कर दिया। अब जो पीपल ऑफ दिस कंट्री ऑफ लाइक इंडिया, रशिया, चाइना, ब्राज़ील एंड अफ्रीका, व्हाट दे यूज्ड टू डू, वो आपस में जो भी लोन वगैरह लेना है आपस में ले लेंगे एज कम्पेयर टू किसी दूसरे देश के लोन लेने की बजाय। अब सबसे तगड़ा रिफॉर्म क्या हुआ कि IMF ने कोटा सिस्टम को ले आए, मतलब SDR राइट, स्पेशल ड्राइंग राइट। जितना आपके पास स्पेशल ड्राइंग राइट होगा आप केवल उतना ही पैसा विड्रॉ कर पाओगे। SDR देखो, स्पेशल ड्राइंग राइट, स्पेशल मतलब स्पेशल है, ड्राइंग मतलब पैसा निकालने की, राइट मतलब राइट, जो आपके पास अधिकार है। जितना आपके पास SDR आप उतना ही पैसा निकाल सकते हो और उतनी आपकी वोटिंग पावर होगी, ठीक है। तो 17% है USA के पास ये SDR, और इंडिया के पास मात्र 0.3 समथिंग, ठीक है। तो इंडिया के पास तो ना के बराबर है।
अब इसमें यदि आपको कोई पूछे ब्रिक्स में और IMF में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर है कोटा सिस्टम SDR के थ्रू, ठीक है, और IMF में इक्वल राइट, जिसके पास सभी के पास इक्वल राइट्स हैं वोटिंग के, लेकिन यहाँ पे वोटिंग के इक्वल राइट्स नहीं है, यहाँ पे कोटा सिस्टम चलता है। अब मैंने बताया था कि न्यू डेवलपमेंट बैंक संघाई में हुआ था। इसका संघाई में हेडक्वार्टर है। ये छठी ब्रिक्स समिट जो फोर्ट लेजर डिक्लेरेशन 2014 में आई थी, उसके बाद से इट केम इनटू बीइंग न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। नेक्स्ट इज न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है मल्टीलेटरल और रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की ओर बढ़ रहा है टू सस्टेनेबल एंड बैलेंस्ड ग्रोथ, ठीक है। और किस किस फील्ड में काम कर रहा है, क्लीन एनर्जी हो गया, इरिगेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, इकोनॉमिक कोऑपरेशन अमंग द कंट्रीज लाइक दैट। अब यहाँ पे क्या है, देखो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे इक्वल राइट्स के बारे में बात की गई है। कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, अब रिजर्व मतलब पैसा आपके पास सुरक्षित रखा हुआ है। जैसे आपकी बाइक का तेल खत्म हो गया, आपने रिजर्व में लगा दिया, मतलब मेन टैंक खत्म है लेकिन रिजर्व का तेल यूज हो रहा है। कंटीजेंट मतलब इमरजेंसी, कि इमरजेंसी के अंदर जो पैसा है, इमरजेंसी के अंदर जो पैसा है, तो जो इमरजेंसी में पैसा है वो यूज़ किया जा सकता है जब भी हमारे पास कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है। तो अब स्टार्टिंग में जैसे कि भाई ये शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी देगा, जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होते हैं, तब यहाँ से आप लोन ले लो, NDC से, किससे, कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट से आपको पैसा दे दिया जाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को सॉर्ट आउट करने के लिए। स्टार्टिंग में कितना था, ये $100 बिलियन था ये कंटीजेंट रिजर्व। अब चैलेंजेस क्या क्या हैं, चैलेंजेस तो इनका देखो, फर्स्ट चैलेंज तो ये है कि जो इसके 3 सबसे इंपॉर्टेंट देश है, रशिया, इंडिया, चाइना, ये देश आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ब्राज़ील और अफ्रीका को इतना ज़्यादा ये कैटर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, वो इसकी स्पीड को कैटर नहीं कर पा रहा है। इंडिया ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहा है, चाइना भी बढ़ रहा है, लेकिन ब्राज़ील और अफ्रीका उतने स्पीडली नहीं बढ़ पा रहे हैं। उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स, इंटरनल जो भी है गवर्नेंस, वो स्ट्रक्चर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाया है। और सबसे जो तगड़ा इशू है, जो इंडिया चाइना का जो इशूज़ चलते हैं, बायलैटरल इशूज़ हैं, वो एक चैलेंज चीज़ है। जैसे डोकलाम इशू के ऊपर हो गया था, अभी चाइना जो है पोंगसो जो लेक हमारे लेह लद्दाख के अंदर, वहाँ पे भी अपना रोड बना लिया, टेंट बना लिया, वहाँ पे मोबाइल टावर, गांव भी इस्टेब्लिश कर लिए उन्होंने। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि जो बायलैटरल इश्यूज़ हैं इन देशों के, वो ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे इंडिया रशिया की दोस्ती बहुत तगड़ी है, लेकिन इंडिया चाइना की दोस्ती इतनी बढ़िया नहीं है। इस कारण ब्रिक्स नेशन की एज एक संस्था के रूप में जो भी रेलिवेंसी है वो इतनी ज़्यादा नहीं हो पाएगी जब तक इंडिया चाइना के रिलेशन स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएंगे, ठीक है। ये सारी वही चीज़ें आप एक बार पढ़ लेना। अब इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इंडिया के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इंडिया जहाँ से एक लोन ले सकता है, लिया भी है इन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। और जितने भी इश्यूज़ इनके, इंटरनेशनल टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, फूड सिक्योरिटी, रिफॉर्म इन ग्लोबल गवर्नेंस, तो वहाँ पर ये एक इंडिया को बेनिफिट दे सकता है अपनी बातों को रखने के लिए, कि भी इंटरनेशनल टेररिज्म को ख़त्म करो, क्लाइमेट चेंज के बारे में काम करो, एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर काम करो, लाइक दैट। अब वे फॉरवर्ड क्या है कि NDB ब्रिक्स अपने आप को कैसे बेहतर बना सकता है। अब देखो ब्रिक्स का मेन पर्पज़ क्या था, फाइनेंस, पैसा। अब ये कह रहा है कि पैसे के अलावा भी सोचो भाई, जैसे यूनाइटेड नेशन एक संस्था है, यूनाइटेड नेशन डिफरेंट फील्ड में काम करती है, एनर्जी सेक्टर में भी, एनवायरनमेंट के अंदर भी काम करती है, फूड सिक्योरिटी, ये वो। तो आप भी अपनी डाइवर्सिफिकेशन लेके आओ, खाली फाइनेंस के ऊपर मत भागो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करो, ठीक है। ये आप एक बार पढ़ के देख लेना, यू विल फाइंड इट वेरी सिंपल, ठीक है। जस्ट एक फर्स्ट 2 लाइन बता देता हूँ कि जो पहला जो डिकेड था, उस डिकेड में इन्होंने अच्छा काम किया है। कैसे कि भाई इन्होंने आइडेंटिफाई तो कर लिया है कि हमारे कॉमन ऑब्जेक्टिव हैं क्या, कि हमें काम करना क्या है। अब अगले जो नेक्स्ट डिकेड आएगा उसके अंदर इनके मेंबर कंट्री को ये करना, जो भी इन्होंने इश्यूज आइडेंटिफाई किए हैं उनको रियलिटी में असेसमेंट करके उसको अमली जामा पहनाना पड़ेगा कि हाँ सच में हमने ऐसे काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब ब्रिक्स जैसे पेरिस एग्रीमेंट है कि भाई हमें कार्बन एमिशन को घटाना है, इन द सिमिलर लाइन ब्रिक्स नेशन को भी एक ऐसा संस्था, ऐसी एक बॉडी बनानी पड़ेगी जो कार्बन एमिशन या फिर ग्रीन हाउस गैसेस, या फिर सिंपल बोले तो क्लाइमेट चेंज के लिए कुछ ना कुछ काम करे, लाइक दैट। या फिर एनर्जी अलायंस के लिए काम करे, या फिर एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूशन बनाए। नेक्स्ट इज ब्रिक्स क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बनाए। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या होती हैं कि भाई कोई भी देश, जैसे USA है, USA से इंडिया में कोई भी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने आया है, लेट सपोज उसने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। जब उसने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है इंडिया के अंदर,
तो कितने चांस है कि उसका रुपया लेके वो कंपनी भाग जाएगी, जो पैसा उसका मर जाएगा। यदि पैसा उसका मर जाएगा, डूब जाएगा, उसको बोलते हैं जंक बॉन्ड। जो भी सिक्योरिटीज ने इशू करी थी बैंक ने, उस कंपनी ने, वो पैसा एक जंक बॉन्ड था, वो सिक्योरिटी असली नहीं थी, मतलब फेक थी। तो इंडिया का जो मूडी है, एक कंपनी है, जो एजेंसी है, जो एक रेटिंग देती है कि पैसा उस देश के अंदर कितना सेफ़ है, इन्वेस्टमेंट कितनी सेफ़ है, रिटर्न्स कैसे मिलते हैं। तो इंडिया को बॉर्डर लाइन दी होता है जंग बॉन्ड वाली, तो इंडिया को यहाँ पे रखते हैं इस बॉर्डर के आसपास। तो इंडिया बोलता है कि भाई तुम्हारी जो रेटिंग है वो तुम्हारी गलत है, हमारी जो देश, हमारी जो सिक्योरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा सेफ़ हैं। आरबीआई को छोटा मोटा इंस्टीट्यूशन नहीं है हमारा, इंडिया, हमारे पास बहुत तगड़ा रिजर्व है, कैश रिजर्व हमारे पास है, ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व जिसको बोल सकते हैं। तो यू कैनॉट पुट एस लाइक जंक बॉन्ड, इसलिए इससे क्या हैम्पर होगा, हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट वो हो जाएगी, हैम्पर हो जाएगी, वो नहीं आ पाएगी। अब देखो 2016 में जो पीछे ने क्वेश्चन पूछा कि न्यू डेवलपमेंट बैंक हैज़ बीन सेटअप बाय ABEC, अब बताओ क्या ये बात ठीक है? इसका आंसर आएगा नो, ये बात ठीक नहीं है, गलत है। क्यों? क्योंकि ब्रिक्स ने किया है न्यू डेवलपमेंट बैंक को, इसके हेडक्वार्टर संघाई में, बिल्कुल ठीक बात है। तो 1 गलत, 2 ठीक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज फोर्टालेजर डिक्लेरेशन। मैंने आपको बताया कि 6th समिट ब्रिक्स का रशिया में, ब्राज़ील के अंदर हुआ, ब्राज़ील का सिटी फोर्टालेजा में। वहाँ पे उन्होंने डिक्लेरेशन किया कि हमें एक ऐसी संस्था बनाएंगे, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो काम करेगी। तो ये किससे रिलेटेड है? ये ब्रिक्स नेशन से रिलेटेड है। देखो, दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर। 2015 में क्वेश्चन पूछा इन्होंने फोर्टालेजर डिक्लेरेशन। अब आपको पता है कि फोर्टालेजर डिक्लेरेशन छठा समिट है ब्रिक्स का। तो आप इस समिट को पढ़ोगे कि समिट में हुआ क्या था, वह क्वेश्चन उन्होंने नेक्स्ट ईयर पूछ लिया। दिस इज हाउ यूपीसी यूज टू आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस ईयर। अब देखो, ये APC 2016 में पूछा, यही क्वेश्चन उन्होंने 2019 में रिपीट कर दिया। APC के बारे में कुछ ना कुछ पूछा 2019 के अंदर, ठीक है। दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर योर पास्ट ईयर क्वेश्चन। अब 2013 का 13 समिट 2021 का इंडिया में होस्ट किया, ये इसकी थीम थी, इंपॉर्टेंट है। इंडिया ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंससनेस, ये इंपॉर्टेंट है, थीम पता करना, ठीक है, क्योंकि इंडिया ने होस्ट किया तो इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब ये वही सिंपल चीज़ें आप एक बार पढ़ लेना। पॉलिटिकल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इश्यूज़ के ऊपर काम किया, कल्चर एंड पीपल टू पीपल टाई के ऊपर काम करेंगे। तो 3 स्लाइड है छोटी छोटी, आप एक बार पढ़ लेना, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें से कोई भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यदि कोई ऐसी डिक्लेरेशन आती कि भाई छठे समिट से हमारा न्यू डेवलपमेंट बैंक निकल के आया था, 13 से ऐसा कुछ निकल के नहीं आया जो मैं आपको बताऊं। तो ये हमारे मैंने आपके सारे समिट लिख दिए हैं कि कौन सा समिट कहाँ हुआ, किस साल हुआ, कहाँ हुआ और क्या थीम थी। बस इतने आपको लिए इम्पोर्टेंट है लास्ट वन, जो आपको एग्जाम में हेल्प कर सकता है। बाकी ये कोई नहीं पूछेगा कि छठे का थीम क्या थी, पहले की थीम क्या थी, दूसरे की थीम क्या थी। जस्ट एक और पढ़ लेना कि थीम किस टाइप की बनाते हैं ये, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस, सी इन द नेक्स्ट, थैंक यू।